हेलो दोस्तों, एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, जैसे दृढ़ता हुआ, संपीड़ता हुआ, तरलता, घनत्व होता, ऐसे कुछ गुण होते हैं। तो उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर पर आता है दृढ़ता। दृढ़ता क्या होता है? दृढ़ता के कारण ही कोई भी पदार्थ है उसके कण एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं दृढ़ता के कारण ही। मतलब जैसे जिस पदार्थ का दृढ़ता जितना अधिक होगा वह पदार्थ उतना ही मजबूत होगा। फिर दृढ़ता के आगे है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि इसको सरल भाषा में समझे कि किसी पदार्थ को हम जितना दबा सकते हैं, उसको जितना दाब दे सकते हैं, वही उसकी संपीड्यता कहलाती है। आगे तरलता, पदार्थों के बहने का गुण तरलता कहलाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस लेते हैं हम, तो ठोस तो बह नहीं सकता है, लेकिन द्रव ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक बह सकता है, अतः उसमें ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक तरलता है। और गैस की बात करें तो गैस में भी द्रव की अपेक्षा कुछ अधिक तरलता है। तरलता का मुख्य कारण पदार्थों के कण ही होते हैं, क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो अंतराणु जो आकर्षण बल होता है, उसी के वजह से इनमें तरलता का गुण होता है। जैसे ठोस होता है तो इनके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, अतः इसका तरलता कम होते हैं। फिर द्रव हुआ तो इसके जो कण होते हैं इससे कुछ दूर दूर हो गए, तो ठोस की अपेक्षा तरलता बढ़ गया। गैस में कुछ और दूर दूर होंगे, इसके तरलता और कुछ बढ़ गया। ऐसे होता है पदार्थों के तरलता का गुण। इसके बाद है घनत्व। देखिए, घनत्व का एक फार्मूला होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे में आयतन। इस फार्मूले का आप याद कर लीजिए कि क्या होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, मतलब डेंसिटी बराबर, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग आगे आने वाले सवालों में किया जाएगा। घनत्व, इसका मात्रक लिखे तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम अपॉन मीटर का क्यूब। किलोग्राम मीटर का क्यूब। जैसा कि आपको समझ आया होगा कि पदार्थों के कुछ गुण, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अवस्था परिवर्तन, किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ है उसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना, उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। कोई सब्सटेंस पदार्थ है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित करना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं जल का। तो यहाँ पर दिया है, हमने जल ले लिया जो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड। ठीक, लिक्विड फॉर्म में दिया है कोई जल। जब इस जल को ठंडा करेंगे, जल को यहाँ पर क्या होगा, ठंडा करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, बर्फ प्राप्त होगा। अब बर्फ आपका प्राप्त हुआ तो ये आपका क्या हो गया, ठोस हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। ठीक, लेकिन जब इसी लिक्विड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे लिक्विड है, इसको गर्म किए, जल है, इसको गर्म किए तो क्या बनेगा, जल वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, जल वाष्प। तो आपका जल वाष्प कौन सा रूप होता है, जल वाष्प आपका होता है गैस का रूप। ठीक, तीन चीज समझना है कि जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प होगा। ठीक, अगला बात कि यदि बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ है इसको गर्म करेंगे, जैसे बर्फ है इसको गर्म किए तो क्या बनेगा, जल बनेगा गर्म करने पर।
और जो जल वाष्प है इसको ठंडा करने पर इसको ठंडा किया जाता है तो क्या बनेगा, आपका जल बनेगा। मतलब क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि इससे सबसे समझ में आ रहा है कि किसी भी पदार्थ पर ताप देने पर या गर्म करने पर या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, यही आपका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यही पर हम कुछ और बातें कर रहे हैं कि जो आपका ताप वाला यहाँ पर ताप होता है, क्योंकि सभी यहाँ पर जो भी क्रिया हो रही है ताप देने पर हो रही है, ठंडा करने पर, गर्म करने पर, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ताप का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वह होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? केल्विन। वैसे साधारणतः हम लोग डिग्री सेल्सियस का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इसका ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वह केल्विन होता है। ठीक, अब उसमें सेल्सियस में और केल्विन में क्या अंतर होता है इसको भी देख लें कि एक केल्विन या ऐसे कीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। ये भी आपको याद करने वाली चीज है कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। जैसा कि देख रहे थे कि ताप क्या होता है, ताप परिवर्तन, जैसे कि हमने बताया था कि 1 डिग्री सेल्सियस में होता है 273.15 केल्विन। इसे राउंड फिगर में 273 लिखते हैं, 273 केल्विन न्यूमेरिकल में जब इसका यूज करते हैं तो। और यहाँ पर एक और चीज बता दें कि जैसे 1 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, वैसे ही यदि पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे क्वेश्चन दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस में को आप केल्विन में चेंज कीजिए, तो ये नहीं कि आप इसमें 100 से गुणा करेंगे, उसका अलग मेथड है। जैसे कि आपको लिखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। न्यूमेरिकल में आप 273 भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 केल्विन इक्वल टू 373 केल्विन। इसका मतलब ये होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन। अतः आपसे पूछे कि सेल्सियस इतना सेल्सियस दिया है, 50 सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे उसमें 50 273 में क्या करेंगे 50 जोड़ेंगे। अगर पूछा कि -50 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे कि 273 केल्विन में से 50 को घटाएंगे, तो आपको जो केल्विन जो प्राप्त होगा वह आपका केल्विन में रहेगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि अवस्था परिवर्तन होता क्या है। तो क्वेश्चन जैसा कि आपको समझ में आया होगा, इसी पर अवस्था परिवर्तन जो हमारा टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अवस्था परिवर्तन में आपका पहला दिया है गलन, जिसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। पहले तो इसको देख लेते हैं कि समझते कि गलन है क्या। कि गलन एक ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया है। ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया है क्या, गलन। इससे आप परिभाषा भी याद कर सकते हैं कि किसी ठोस को ताप देने पर वह द्रव में बदलता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। और जिस ताप पर बदलता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर वह द्रव में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। देखिए थोड़ा सा अंदर है। गलन क्या है, ये क्रिया है, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया। लेकिन गलनांक क्या है, वह ताप है। जैसे कि ठोस द्रव, यहाँ पर मान लीजिए बर्फ दिया है, यहाँ पर बर्फ दिया है, ठीक, और इसको आप जल में बदल रहे हैं, तो बर्फ है तो ये नहीं कि तुरंत तो जल में बदलेगा नहीं, कुछ समय लेगा। जो क्रिया करेगा वही क्या कहलाएगा, गलन, मेल्टिंग। और ये
और उसको जितना ताप दिया गया है वह क्या कहलाएगा, गलनांक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इसमें आगे है गुप्त उष्मा। क्या होता है गुप्त उष्मा? तो देखिए वायुमंडलीय दाब का। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसको है एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक, क्या होता है? जैसे समान रूप से जो आप पर प्रेशर पड़ रहा है वायुमंडल के द्वारा, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वही परिभाषा में गुप्त उष्मा में यही कहेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो पदार्थ को जो ठोस अवस्था में है द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? उस पदार्थ की गुप्त उष्मा, उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग उसकी गुप्त उष्मा होती है। जैसे एक बर्फ की गुप्त उष्मा देखते हैं, बर्फ की गुप्त उष्मा। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी। देखिए इससे स्पष्ट है कि बर्फ की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए क्या चाहिए? 80 किलो कैलोरी उष्मा चाहिए। 1 किलोग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी क्या उष्मा चाहिए। ठीक, तो गुप्त उष्मा आपको समझ में आया होगा जी। देखिए दूसरा आपका अवस्था परिवर्तन है हिमीकरण, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग से आप इसमें समझ रहे हैं क्या है? फ्रीज मतलब जमाना। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि किसी भी द्रव पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करने की क्रिया हिमीकरण कहलाती है। किसी भी द्रव पदार्थ को, जैसे जल ले लिया और उसको ठंडा किया, और ठंडा करने पर वह बर्फ, मतलब क्या बर्फ लिख लीजिए या आपको जल लिखिए, और द्रव को क्या ठोस में बदल गया। तो वही जो द्रव से ठोस में बदलने की जो क्रिया होगी वही आपका हिमीकरण कहलाती है। लेकिन द्रव को ठोस में बदलने के लिए जितनी ताप की आवश्यकता होती है वही उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ऐसे परिभाषा से हिमीकरण से हिमांक हो गया, वैसे गलन से गलनांक, हिमीकरण से हिमांक। तो हिमीकरण में क्या है? द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया है हिमीकरण। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्वथन। क्वथन क्या होता है? बॉइलिंग। क्वथन इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉइलिंग, BOILING। बॉइलिंग। क्वथन क्या होता है? किसी भी द्रव को गैस में बदलने की क्रिया, किसी भी द्रव को गैस में बदलने की क्रिया आपका क्वथन कहलाती है। तो द्रव को गैस में बदलने की क्रिया क्वथन कहलाती है। तो आपका क्वथन क्या होता है? द्रव से गैस में बदलने की एक क्रिया होती है। अब किसी ताप पर द्रव से गैस में बदलता होगा और उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। अब अलग अलग पदार्थों के लिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे हमने समझा कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर होता है?
सिर्फ वायुमंडलीय दाब का। आप जैसे किसी माउंटेन पर चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब आपका घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घटेगा तो आपको जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा इसको अधिक करना पड़ेगा। जब आपका वायुमंडलीय दाब घटेगा तो आपके बॉइलिंग पॉइंट को अधिक करना पड़ेगा। तो क्वथन समझ में आया कि किसी द्रव को गैस में बदलने की क्रिया क्वथन कहलाती है, और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। देखिए असल में क्या होता है कि कोई पदार्थ है, इसके जो कण है, इसमें जो कण है तो ताप देने पर, ताप मान लीजिए इनको ताप दिया जा रहा है, ठीक, ताप देने पर क्या होगा कि जो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह घटने लगता है, जिसके वजह से कण एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं। अब यही जो कण है वह एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे और धीरे धीरे ये क्रिया होती है तो द्रव से गैस में बदल जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड 2 क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस के केल्विन पैमाने का सही क्रम होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फार्मूला बताया गया होगा कि इसका फार्मूला होता है कि इसी n केल्विन n डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस n केल्विन। यहाँ पर n का मान जितना रखेंगे और 273 उतना जोड़ेंगे तो केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो इसमें से जो भी आपका सही ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर नीचे वाला क्वेश्चन दिया है कि अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है? तो दिया है कि ठोस, द्रव, गैस, नॉट, मतलब नॉन ऑफ दिस। अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है? तो आप दोनों लेक्चर अच्छे से सुने होंगे तो आपको नीचे वाला भी क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जो सही आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और रोज हमारे साथ जुड़े रहें। चलो वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इन जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को यदि समझ में आएगा तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।